नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मेहरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश मेहरिया प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आप सभी के लिए भारतीय संविधान की श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ साथियों। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के प्रावधानों को लेकर। तो चलिए टू द पॉइंट शुरू करते हैं और आज के इस सेशन को आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं साथियों। चलिए, अगर हम बात करें आपके सामने, देखिए सबसे पहले, इससे पहले हम बात कर चुके हैं आपके सामने भारतीय संविधान के भाग 5 को लेकर, और भाग 5 को 5 अध्याय में विभाजित किया था। मैं एक बार आपको सुन के बोल के रिवीजन करवा देता हूं, जिससे हम आगे चलेंगे। आपने पिछली कक्षा पिछला सेशन लिया है। भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा। अध्याय 1 कार्यपालिका, अध्याय 2 संसद, अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अध्याय 4 संघ के लिए न्यायपालिका, अध्याय 5 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम बात करें, सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, अगर हम बात करें 5 लोगों की हमने बात की थी। उसी में पहला हमारा आपके सामने होगा कौन? राष्ट्रपति। तो पहला हम बात करें कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी है साथियों। चलिए, सबसे पहले प्रश्न कई बार आपके सामने बनता है कि साहब राष्ट्रपति का पद आपके सामने कहां पर है। तो देखिए, इस बात का जवाब आपको मिलेगा सबसे पहले उल्लेख, जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के भाग 5 संघ और अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य में है। इसी में आपके सामने अगर हम बात करें अध्याय, तो अध्याय 1 आपके सामने जिसका शीर्षक है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संबंधित है साथियों, कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद। इसी में अगर आप बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति का पद है, और जो सीधे तौर पे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं वो 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है। अगर हम बात करें, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि साहब स्रोत के भारत के राष्ट्रपति जो है आपके सामने कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति का स्रोत अगर हम बात करें ब्रिटेन के राजा के समान है। ठीक है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा के समान है, अर्थात वही हमारे राष्ट्रपति का स्थान है जो ब्रिटेन में वहां के राजा का है। ठीक है, तो तुलनात्मक रूप से अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो तुलना करते समय हमारे राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से करते हैं। अब देखिए, इसके बाद में अनुच्छेद 52 से 62 तक, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रिक आपके सामने है। यह अनुच्छेद याद करने के लिए राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। पप्पू की योग्यता शर्तें समान। अब यहां अगर आप देखें तो अनुच्छेद के तौर पे, सीधे तौर पे राष्ट्रपति आपके सामने कौन से अनुच्छेद में होगा? 52। देखिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, 53 की से कार्यपालिका शक्तियां, 54 निर्वाचक मंडल, 55 निर्वाचन रीति, और 56 पदावधि, 57 पुनर्निर्वाचन की से कोई मतलब नहीं है, 58 योग्यताएं, 59 शर्तें और 60 शपथ, 61 महाभियोग प्रक्रिया, 62 निर्वहन। देखिए साथियों, इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार बोलिए और पहले इसको याद कीजिए, जिससे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आसानी से याद हो सके। इसको 2 टुकड़ों में बोलना है। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में पप्पू की योग्यता शर्तें समान। अब देखिए, सीधा आप इसका रिवीजन कीजिएगा, मैं आपको सीधा बताता हूं। देखिए, सबसे पहले भारत के संविधान में अनुच्छेद 52 में आपके सामने लिखा है राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति से सीधे तौर पे राष्ट्रपति हो जाएगा। आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन अक्सर शॉर्ट ट्रिक्स हम भूल जाते हैं। लंबी जो थोड़ी सी होती है, एक तो वो क्या है, उनको एक्सप्लेन करने में आसानी होती है, और शब्द भी होने के कारण हम अर्थ जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं। अगला है की। तो देखिए साथियों, की से होगा कार्यपालिका शक्तियां।
कि इससे क्या होगा, कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 54 आपके सामने निर्वाचन है और निर्वाचन से होगा निर्वाचक मंडल। अगला आपके सामने अनुच्छेद 55 है, रीति है और रीति से होगा निर्वाचन रीति। अगला है अनुच्छेद 56 पै और पै से क्या होगा, पदावधि। अनुच्छेद 57 है पू और पू से होगा पुनर्निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में आपके सामने योग्यता, तो देखिए योग्यता से योग्यताएं होगा। अनुच्छेद 59 में आपके सामने शर्तें और शर्तों से होगा शर्तें। और अनुच्छेद 60 में आपके सामने होगा सय और सय से क्या होगा, शपथ। अनुच्छेद 61 में मां और मां से होगा महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में आपके सामने नय से होगा निर्वहन। देखिए साथियों, आपके सामने राष्ट्रपति से संबंधित पहले तो प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ हैं, ये हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, और साथ ही में कहाँ से कहाँ तक हैं अनुच्छेद सीधे तौर पे वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार देखिए हम इनका रिवीजन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान का भाग 5, जिसमें अगर हम बात करें भाग 5 का शीर्षक संघ है और अनुच्छेद 52 से 151 है। अध्याय 1 में कार्यपालिका में अनुच्छेद 52 से 78 तक संबंध रखते हैं, जिसमें राष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है सीधे तौर पे। ब्रिटेन के राजा के समान ही भारत के राष्ट्रपति का पद है। अगला हम बात करें राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रखने के लिए ट्रिक है। राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में पप्पू की योग्यता शर्तें समान, तो अनुच्छेद 52 आपके सामने देखिए, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति होगा, की से कार्यपालिका शक्तियां होगा, निर्वाचन से निर्वाचन मंडल होगा, रीति से निर्वाचन रीति होगी, पै से पदावधि होगी, पू से पुनर्निर्वाचन होगा, योग्यता से योग्यताएं, शर्तें से शर्तें, सय से शपथ, मां से महाभियोग प्रक्रिया, नय से निर्वहन। अब आप साथियों यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे जो है एक एक अनुच्छेद का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। साथियों ये कक्षाएं आप सभी के लिए प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, चाहे वो आपके सामने संस्कृत शिक्षा विभाग की हो, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग की हो, दोनों का सिलेबस समान है, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। साथियों विशेष तौर पे इन कक्षाओं को बनाए जाने का उद्देश्य प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 है। बाकी अन्य एग्जाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं टॉपिक्स, लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान रखें जो प्रथम श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण क्लासें हैं। साथियों अब हम बात करेंगे सीधे तौर पे अनुच्छेदों की, जिनको लेकर अब तक हम चर्चा कर रहे थे, उन्हीं के संदर्भ में। सबसे पहले अनुच्छेद 52 की बात करेंगे। अनुच्छेद 52 सीधे तौर पे कहता, हमने बात की राष्ट्रपति, तो यहां देखिए लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथ ही में आपके सामने अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति ये तो इसके सामने अनुच्छेद की क्या हो गई, हेडिंग हो गई, संघ की कार्यपालिका शक्ति। साथ ही इसमें आपके सामने अनुच्छेद 53 एक कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो देखिए साथियों, आपके सामने सबसे पहले 53 एक हो गया, इसी प्रकार आपके सामने 53 दो। ये कहता है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। इसका मतलब क्या है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होगा। देखिए सबसे पहले हम दो अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद 52 सीधे तौर पे हमारे लिए प्रावधान करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। साथियों अनुच्छेद 52 की हेडिंग है, और जैसा कि हम सबको पता है, हमने जैसे यहाँ शब्द भी अंडरलाइन किए थे। देखिए राष्ट्रपति शब्द हमने ट्रिक में पढ़ा था, और यहाँ आपके सामने हम पढ़ा था कार्यपालिका शक्ति। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनुच्छेद 52 और 53 में ये है। अब इसका हम विवरण पढ़ रहे हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। सबसे कौन सा है? सबसे छोटा अनुच्छेद आपके सामने जो है अनुच्छेद 52 है। ठीक है, तो भारत के लिए राष्ट्रपति का प्रावधान करता अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान करता अनुच्छेद 52। इस प्रकार से प्रश्न आया, राष्ट्रपति का प्रावधान करता अनुच्छेद 52 आपका उत्तर होगा। अगला है अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 53। ठीक है, या कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान करता है सीधा, तब भी अनुच्छेद 53। अब देखिए अनुच्छेद 53 एक में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो प्रश्न आपके सामने यही बन जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति डैश 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 में निहित होगी। किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी, उपराष्ट्रपति में होगी, प्रधानमंत्री में होगी, संघीय मंत्रिपरिषद में होगी। तो उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति में होगी। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। अगला है जिसका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? एक तो स्वयं राष्ट्रपति महोदय करेगा, और साथ ही में जो उसके अधीनस्थ अधिकारी होंगे उनके माध्यम से करेगा। यहां अधीनस्थ अधिकारियों का संबंध है साथियों, यानी कि वह मंत्री परिषद की सहायता से यहां पर आपके सामने इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अगला देखिए अनुच्छेद 53(2), संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। देखिए यहां पर के शब्द और है, ऐड कर लेना। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, यानी कि इसको मैंने आपके सामने नीचे लिख दिया। संघ के रक्षा बल मतलब तीनों सेनाएं। और अगर हम बात करें सर्वोच्च हो गया। समादेश माने कि अगर हम बात करें आपके सामने इनको आदेश देने का समान रूप से ये किसके नियंत्रण में रहेंगी? भारत के राष्ट्रपति महोदय के नियंत्रण में रहेंगी। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति होता है। यही आपके सामने एक और बात है जिसको आप नोट डालकर लिख सकते हैं कि तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो साथियों तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है प्रधानमंत्री होता है। ये आपके सामने 53(2) आपका समाप्त हो चुका है।
चलिए नोट कर लीजिए ताकि हम आगे के प्रावधानों की ओर चलें। अगला हम बात करें अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल भी आप कह सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अगर हम देखें इसके अंदर कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेगा साथियों, तो यहां आपके सामने इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होंगे। तो यहां अगर हम देखें अनुच्छेद 54A कहता है, जिसको आप 54 के भी कह सकते हैं, यह आपके सामने कहता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब दो सदन कौन कौन से होते हैं साथियों, आप सभी को पता है, राज्यसभा और साथ ही में लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य संसद के अगर हम बात करें निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, टोटल 233, और लोकसभा में 543। इस प्रकार से अगर अपन इन दोनों को जोड़े तो टोटल कितने सदस्य हो गए, अगर हम बात करें आपके सामने 776 या 776 सदस्य आपके सामने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कहाँ से, संसद के दोनों सदनों से। चलिए, इसी प्रकार यहाँ पर आपके सामने अनुच्छेद 54B लिखा हुआ, जिसको हम 54 भी लिख सकते हैं। देखिए, हमारा मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था, इसलिए इस प्रकार से आपके सामने लिखा जाता है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे लिखते हैं। चलिए, अब अगर हम आगे बात करें, यहां लिखा हुआ है राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि अब यहां देखिए प्रत्येक राज्य में आपके सामने विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा, अब देखिए जहां यहां संसद होती है, सेम इसी प्रकार अगर हम देखें आपके सामने, अगर हम कहें कि साहब संसद, तो आप सभी लोगों को पता होगा संसद के दो सदन हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने बताया, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इसी प्रकार राज्य में साथियों विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। इसके कितने सदन होते हैं, इसके भी दो सदन होते हैं। एक सदन तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। कितने सदन होते हैं, दो सदन, एक कौन सा, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। तो साथियों यहां इंटरेस्टिंग बात यह है आपके सामने कि कौन भाग लेता है, भाग लेते हैं आपके सामने विधानसभा के सदस्य। जैसा मैंने आपके सामने बताया ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब विधानसभा वाले तो भाग लेंगे, लेकिन किसके नहीं लेंगे, विधान परिषद के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब आपके सामने ऐसा सदन कौन सा हो गया जिसके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, विधान परिषद हो गया। और विधान परिषद के चाहे कैसे ही हों, भले ही वो निर्वाचित सदस्य हों तब भी भाग नहीं लेंगे, भले ही वो मनोनीत सदस्य हों तब भी भाग नहीं लेंगे। कैसे भी सदस्य आपके सामने विधान परिषद के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। फिर कौन से लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लोग राजस्थान से संबंध रखते हैं, अब राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है आपके सामने, तो राजस्थान में आपके सामने 200 विधानसभा सदस्य संख्या है। तो हमारे यहाँ से 200 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे।
अगर हमारे यहाँ विधान परिषद होती तो विधान परिषद में आपके सामने 66 सदस्य होते, जिसमें से अगर अपन 1/6 निकाल देते हैं तो उसके बाद में जो सदस्य बचते वो निर्वाचित होते, तो वो भी आपके सामने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। कौन से लेंगे? केवल विधानसभा के लेंगे। तो यही बात आपके सामने लिखी हुई है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आपके सर मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर हमने तो दिल्ली और पुडुचेरी भी पढ़ा है, और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। साथियों, मूल संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था, लेकिन आपके सामने अगर हम बात करें, देखिए स्टार डाल के ही लिखिएगा, इसी अनुच्छेद में लिखा गया है 70वां संविधान संशोधन, मैं सीधा लिख रहा हूं डैश, 1992 के द्वारा, 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी को, दिल्ली व पुडुचेरी को अनुच्छेद 54 व 55 में राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया। राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया। बात बहुत गंभीरता से समझिएगा, इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अक्सर आपके सामने यह इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर आपके सामने एग्जाम में यहां से सवाल देखने को मिलता है। आप गारंटी के साथ देख लीजिएगा, आपको लगभग यहीं से प्रश्न मिलेगा, इसी अनुच्छेद में इधर उधर से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी, दो नाम याद रखने, एक तो कौन सा है दिल्ली और दूसरा कौन सा पुडुचेरी, को अनुच्छेद 54 और 55, दो अनुच्छेद याद रखने, 54 और 55 में क्या किया, एक शब्द याद रखना जिसको हम कहते हैं राज्य, राज्य शब्द के अंतर्गत शामिल किया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आपके सामने अनुच्छेद 54 और 55 में जहां जहां राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा वहां वहां राज्य के अंतर्गत दिल्ली और पुडुचेरी भी आएंगे। इसका मतलब हमने अभी राज्य का इस्तेमाल कहां किया, अनुच्छेद 54B में। अनुच्छेद 54B में हमने राज्य का मतलब यहां राज्य शब्द का इस्तेमाल किया और हमने लिखा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसी का मतलब यह हो गया आपके सामने के साथ बाकी जो आपके सामने 28 राज्य हैं उसी के साथ दिल्ली और पुडुचेरी दो को भी इस अनुच्छेद में राज्य माना गया है। अर्थात मतलब टोटल कितना हो गया, 30, यानी कि 30 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आपके सामने दिल्ली और पुडुचेरी को अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य माना गया है। हालांकि ये होने को तो क्या है, अपने आप में संघ शासित प्रदेश है। इसीलिए आपने सुना होगा कि 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। क्लियर हो गया साथियों? यही मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, 17वां संविधान संशोधन आपके सामने भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया। अब आप कहेंगे सर ये अंतः स्थापित नाम की बीमारी क्या है? देखिए, संविधान संशोधन होना एक अलग विषय वस्तु है, उस संविधान संशोधन का संविधान में शामिल किया जाना, उसको संविधान में शामिल करना, उसको लागू करना, ये होता है उसको अंतः स्थापित करना। ये किया गया 1 जून 1995 को। इसीलिए आपके सामने दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों ने पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में कब भाग लिया? 1997 में। 1997 में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, फटाफट से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं अगले अनुच्छेदों को, अगले प्रावधानों को लेकर। अब हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद को लेकर, और अगला अनुच्छेद है आपके सामने अनुच्छेद 55। देखिए, अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति।
राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति में, सबसे पहले तो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होगा, तो देखिए निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है। तथा मतदान गुप्त होगा। देखिए आपके सामने अगर हम बात करें, यहां बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा तथा मतदान कैसा होगा, गुप्त होगा। सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए, कितने लोग खड़े हुए, 4 लोग, या 2 लोग खड़े हुए, या मान लीजिए 3 लोग खड़े हुए, 3 लोग खड़े हुए। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने कहूं ए, बी और सी व्यक्ति खड़े हुए, तो जो भी व्यक्ति वोट डालने जाता है, हमारे यहाँ वोटिंग मशीन होती है, तो हम क्या करते हैं, ईवीएम में हम एक बार बटन दबाते एक ही व्यक्ति को मतदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि जितने लोग खड़े हैं आप सबको मतदान कर सकते हैं, सबको मतदान आपको करना होता है। इसमें आपकी चॉइस होती है, आपने 1 नंबर इसको दिया, 2 नंबर इसको दिया, 3 नंबर इसको दिया, इसका मतलब आपकी प्रथम चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, थर्ड चॉइस ये। अब अगला मतदाता आया, उसने क्या किया, इसको फर्स्ट चॉइस दिया, इसको सेकंड चॉइस दिया, इसको थर्ड चॉइस दिया। अगला व्यक्ति आया, इसने इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया। अगला आया, इसने इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया। मतलब यहाँ पे चॉइस बेसिस मतदान होता है, मतलब जितने कैंडिडेट खड़े हुए आपको उन सबको मतदान करना है। तो सिंपल सा आपके सामने है, इसीलिए कहते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा मतदान कैसा है, गुप्त है। क्योंकि आपने जो वोट दिया वो आप ही को पता है, और आपने क्या किया, उसको फोल्ड करके उस बैलेट पेपर में आपने उसको क्या कर दिया, मतपत्र को जो है आपके सामने उस पेटी में डाल दिया। चलिए अगला हम बात करें, निर्वाचन पद्धति आपके सामने हो गई। अब देखिए ये निर्वाचन पद्धति किस आधार पे काम करेगी, यहां काम करता मत मूल्य। आपने एक चीज सुनी होगी, मत मूल्य। आप मत मूल्य मतलब वोट की कीमत, वोट की कीमत या आपके मत का मूल्य। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, देखिए इसको निकालने का भी अपने आप में एक सूत्र है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य निकालने का सूत्र, देखिए सिंपल से अगर अपन बात करें आपके सामने, तो यहां पर सूत्र में सबसे पहले तो होगा राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि जो भी पॉपुलेशन है आपके स्टेट की वो होगी टोटल पॉपुलेशन। और साथ ही में अगर हम बात करें राज्य विधानसभा, अब देखिए राज्य विधानसभा क्यों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं विधानसभा के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या या निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो भी टोटल होगी वो, और इंटू 1/1000। इसके बाद में आपके सामने जो है प्रत्येक आपके सामने जो है विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा।
उदाहरण के तौर पे जब इस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है यहां पर जो ये जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं ये 1971 की जनसंख्या के आंकड़े काम में लिए जाते हैं। कौन सी वाली? 1971 की जनसंख्या के आंकड़े काम में लिए जाते हैं और 2026 तक यही काम में लिए जाएंगे, यही काम में लिए जाएंगे। और ऐसा प्रावधान कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है, यानी कि आपके यहां पर जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो 1971 की जनसंख्या के भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में काम में लिए जाएंगे। ये बात इसी अनुच्छेद में आपके सामने नीचे परंतुक में जोड़ी गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1971 की जनसंख्या के आंकड़े यहां पर काम में लिए जाएंगे और कब तक रहेंगे साथियों? 2026 तक यही बने रहेंगे। ये प्रावधान 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको सामने अगर हम बात करें प्रत्येक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालने का सूत्र है वो राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और आपके सामने इंटू 1/1000 है। तो चलिए इस प्रकार अगर हम देखें तो अगर हम सर्वाधिक मत मूल्य निकलेगा कहां का निकलेगा साथियों? देखिए इसी फॉर्मूले के आधार पर अगर सर्वाधिक अगर हम बात करें मत मूल्य जो निकलेगा किसी स्टेट का तो वो निकलेगा आपके सामने यूपी का। यूपी के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य होगा साथियों 208। इसी प्रकार अगर आपने देखा हो न्यूनतम मत मूल्य आपके सामने 1971 की जनसंख्या के आधार पर निकालेंगे तो वो निकलेगा सिक्किम का। किसका निकलेगा? सिक्किम का। और सिक्किम का कितना होगा? 7। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य अगर निकाला जाएगा तो ये निकलेगा 129। और साथ ही में अगर हम बात करें इसी प्रकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कितना होगा साथियों? ये होगा 129। यानी कि छत्तीसगढ़ वाले का भी कितना होगा? 129। ये दोनों जब भी राजस्थान के समान आंकड़े कहीं भी काम में आते हैं तो साथियों उस स्टेट को याद कर लेना है। अक्सर एग्जाम में क्या होता है तुलना के रूप में पूछ ले जाता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में 129 मत मूल्य किस राज्य का। अब अपन ने तो राजस्थान ही पढ़ा तो अपन सीधा सा राजस्थान टिक कर देते हैं, लेकिन अगला ही ऑप्शन होता है राजस्थान छत्तीसगढ़, फंस गए अपन तो। इसलिए क्या होता है आपके सामने इस प्रकार के समान आंकड़ों वाले जो आपके सामने डेटा होता है राजस्थान के संदर्भ में जो राजस्थान से जुड़ा हुआ हो तो वो याद कर लीजिए। चलिए तो यहां तक का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रत्येक संसद सदस्य मत मूल्य निकालने का सूत्र। प्रत्येक संसद सदस्य का मत मूल्य निकालने का सूत्र ये होगा समस्त राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत मूल्य का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्य बटा संसद के निर्वाचित सदस्य। अब संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 776। अपन ने बात की थी राज्यसभा से 233 और लोकसभा से 543। ठीक है, अब हम बात करें इसके बाद में जो मत मूल्य निकल कर आएगा वो कितना होगा। यहां भी 1971 की जनसंख्या के आंकड़े काम में लिए जाते हैं साथियों। देखिए सबसे पहले तो प्रथम लोकसभा में, अब प्रथम लोकसभा आपके सामने कब हुई थी? 1952 में आपके सामने प्रथम लोकसभा, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव में अगर हम बात करें उस समय आपके सामने पहली लोकसभा ही थी और प्रथम राष्ट्रपति का इलेक्शन 1952 में हुआ था। उस समय था साथियों 494।
ठीक है, मत मूल्य कितना था 494 प्रत्येक संसद सदस्य का। इसके बाद में अगर हम बात करें 1997 से 2017 तक ये मत मूल्य रहा, इस अवधि में रहा 708। लेकिन अभी हाल ही में लेटेस्ट हुए 2022 के राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये घटकर रह गया 700। कितना रह गया 700। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ये घटा क्यों। देखिए, ये पूरी कहानी इस मत मूल्य की डिपेंड करती है राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य के योग पर। अब पहले आपके सामने जब 708 था तो उस समय आपके सामने टोटल 29 तो राज्य थे और 2 संघ शासित प्रदेश थे, यानी कि टोटल 31 हो गए, जैसे अपन ने कहा दिल्ली पुदुचेरी। लेकिन वर्तमान में आपको पता है जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा आप उससे छीन लिया गया, उसे एक संघ शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने जो है टोटल कितने हुए 30। तो इस कारण आपके सामने जम्मू कश्मीर सदस्यों का मत मूल्य का योग क्या हो गया माइनस हो गया। इस कारण प्रत्येक संसद सदस्य के मत मूल्य में क्या हो गई गिरावट आ गई। टोटल कितना रह गया 700 रह गया साथियों। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 के इलेक्शन में कितना था और 2017 के इलेक्शन में कितना था, या इससे पहले आपके सामने प्रथम इलेक्शन में कितना था, ये चर्चा में रह सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। ठीक है, तो ये तो हो गए संसद सदस्य के मत मूल्य की बात। अब हम बात करेंगे जीतने के लिए निर्धारित कोटा। जीतने के लिए निर्धारित कोटा। अब जीतने के लिए निर्धारित कोटा मतलब जीतने के लिए न्यूनतम मतों की संख्या। इसी को हम कहते हैं निर्धारित कोटा। ठीक है, अपना राजस्थान वाला कोटा नहीं है, यह है न्यूनतम मतों की संख्या। देखिए, इसके लिए एक तो सूत्र है। अगर हम बात करें सूत्र क्या होता है, डाले गए कुल वैध मत यानी कि जितने भी लीगल वोट है टोटल वो, और इसी में 1+1, क्योंकि आपके सामने एक उम्मीदवार तो खड़ा होगा, एक प्रतिद्वंदी भी तो होना चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और साथ ही में +1। इसका मतलब सिंपल सा ये, मान लो आपके सामने 100 वोट पड़े और 100 वोट लीगल थे, उसमें से आपके सामने 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक मुख्य कैंडिडेट एक प्रतिद्वंदी। तो इस कंडीशन में आपके सामने कितना हुआ 50 और +1 यानी कि 51। इसका मतलब सीधे तौर पे आपके सामने यहां कहा भी गया है कि जीतने के लिए न्यूनतम मतों की संख्या डाले गए कुल वैध मतों का आधे से एक अधिक मतलब 50% से आपके सामने एक वोट ज्यादा होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता बनेगा, अन्यथा नहीं। हमारे यहाँ जब अपन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अगर हम बात करें, हम जब एमएलए या सांसद का निर्वाचन करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जिस भी व्यक्ति को आपके सामने सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं वही व्यक्ति जीत जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको जितने भी टोटल वोट पड़े उसका 50% से आधा अधिक प्राप्त करना पड़ेगा, आधे से एक अधिक प्राप्त करना पड़ेगा साथियों। ये आपके सामने अनुच्छेद 55 है साथियों। उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ में आ चुका होगा, तो आप इसको नोट कर लें, फिर अपन कुछ फैक्ट्स को लेकर चर्चा और कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर हम बात करें, नोट डाल के कुछ चीजें लिखिएगा आप। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं? प्रस्तावक होते हैं साथियों 50, अनुमोदक कितने होते हैं 50। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जमानत राशि तो 15,000 रुपए। पहली बात तो ये याद रखना, ये तीनों के तीनों 1997 में इतने निर्धारित किए गए थे, इससे पहले कम थे। बस अभी आप वर्तमान के संदर्भ में सिर्फ इतना याद रखें। प्रस्तावक की अगर हम बात करें, प्रस्तावक कौन होते हैं? मतलब जो राष्ट्रपति के नाम के प्रस्ताव पर 50 सांसद साइन करेंगे वे प्रस्तावक के रूप में जाने जाएंगे।
फिर अगले 50 सांसद जो इस बात का अनुमोदन करते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़े, हम ऐसा चाहते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं, वे आपके सामने होते हैं अनुमोदक। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 100 सांसद एक राष्ट्रपति, एक व्यक्ति के अगर हम बात करें चुनाव के लिए अनिवार्य हैं। इसमें शर्त यह भी है कि जो आपके सामने इधर 50 जिन्होंने साइन कर दिए हैं, अगर वो किसी दूसरे के नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में पहले जिनके नामांकन पत्र में उन्होंने साइन किए थे वही क्या होगा, वैध होगा, लीगल माना जाएगा। मतलब एक व्यक्ति दो जगह साइन नहीं कर सकता, ये बात आपको यहां याद रखनी है। अगला हम बात करें जमानत राशि। अब जमानत राशि जो कितनी है वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है और ये कहाँ जमा होती है, ये जमा होती है आरबीआई में। कहाँ जमा होती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। ठीक है साहब। अब क्या हो, जमानत राशि कब जब्त होगी? देखिए, जब क्या होगा, डाले गए कुल वैध मतों का अगर किसी कैंडिडेट या उम्मीदवार को 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होने पर क्या होगा, जमानत राशि जब्त होगी। जमानत राशि क्या होगी? जब्त होगी। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एडिशनल जानकारी। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि राजस्थान से राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या, राजस्थान से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या तो कितनी होगी? 235 होगी। क्यों होगी? इसको 3 टुकड़ों में बांटेंगे। अगर हम बात करें विधानसभा से कितने लेंगे, राजस्थान से 200 सदस्य लेंगे। अगर हम बात करें आपके सामने लोकसभा से कितने लेंगे, तो लोकसभा से आपके सामने जो है 25 सदस्य भाग लेंगे। अगर हम बात करें राज्यसभा से कितने लेंगे, तो राज्यसभा से राजस्थान के 10 सदस्य। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है आपके सामने? 235 आता है साथियों। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अनुच्छेद 55 में इतनी जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। आपको जो कक्षा कार्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ही फर्स्ट ग्रेड के लिए आप उपयोगी माने। बहुत सारे प्रावधान या स्रोत हैं जिनको हम अन्य आपके सामने सेकंड ग्रेड में एडिशनल जानकारी लिखवाई जाती है तो वहाँ वो आती है। फर्स्ट ग्रेड में आपकी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपकी जो सवालों की संख्या भी जो है कम है, इस कारण पैटर्न भी उतना ही है और आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट होने के कारण ईजी वे में पूछा जाता है। तो आपके सामने जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर हमने यहाँ पर अनुच्छेद 55 की बात कर ली है। फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम अगले प्रावधानों को लेकर चर्चा करते हैं। अब हम रुक करेंगे अनुच्छेद 56 की तरफ। अनुच्छेद 56 अगर हम बात करें राष्ट्रपति की पदावधि ऑब्लिक कार्यकाल का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति की पदावधि ऑब्लिक कार्यकाल। अब देखिए, इसमें सबसे पहले कहा गया है अनुच्छेद 56(1) में कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए अपना पद धारण करेगा, मतलब इसी पद पर बना रहेगा। अब अगर हम बात करें 56(1)(a), इसमें कहा गया है त्यागपत्र। त्यागपत्र तो राष्ट्रपति
हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें जैसे 56(1)(b), ये क्या कहता है? पद से हटाना। अब पद से हटाना मतलब क्यों हटाना? देखिए, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार पद से हटाया जा सकता है। पद से हटाया जा सकता है। एक और अगर हम बात करें अनुच्छेद अगर माफ कीजिएगा 56(1)(c), सी क्या कहता है? उत्तराधिकारी। अर्थात जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बना रहेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें 56(2), इसमें प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति माफ कीजिएगा, त्यागपत्र की सूचना मैं यहां थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूं। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा, यथाशीघ्र कह सकते हैं, तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। देखिए अनुच्छेद 56 आपके सामने क्या प्रावधान करता है, काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अक्सर आपको यहां से प्रश्न देखने को आपको एग्जाम में मिलता है साथियों। जैसे हम बात करें एक तो राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल, तो अनुच्छेद 56 में प्रावधान किया गया है। अब फिर अनुच्छेद 56(1) और 2 हैं इसमें प्रावधान, लेकिन 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपना पद धारण करने की तारीख से कितने साल के लिए? 5 वर्ष, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा साथियों। आगे हम बात करें त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें त्यागपत्र आपके सामने उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उपराष्ट्रपति को। कैसे? संबोधित करते हुए दिया जाता है। ठीक है साहब। और कैसे दिया जाएगा? हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दिया जाएगा। ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। एक लाइन आपने और सुनी होगी कि अगर मान लीजिए आपके सामने राष्ट्रपति जब त्यागपत्र दे रहा है उस समय अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में वह किसे त्यागपत्र देगा? साथियों एक बात रट लीजिए, भले ही पद खाली हो, भले ही पद भरा हो, जिसे त्यागपत्र संबोधित किया जाना है उसे ही संबोधित किया जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कक्षा कार्यक्रम में कि आप स्कूल लाइफ में जब आप पढ़ते थे तो आप एक एप्लीकेशन लिखते थे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, मेरी बुआ के लड़के की शादी है, उसमें मुझे जाना है। क्या आपने कभी वो प्रिंसिपल महोदय या प्राचार्य महोदय या प्रधानाचार्य महोदय को एप्लीकेशन व्यक्तिगत रूप से जाके दी है? आप अपने क्लास टीचर को देते थे, लेकिन प्रिंसिपल को संबोधित करते हुए वह एप्लीकेशन लिखी जाती थी। अब हो सकता है प्रिंसिपल महोदय तो छुट्टी पर हों, तब भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती थी और आप छुट्टी पर जाते थे। सेम प्रावधान यहाँ पे भी है, भले कोई व्यक्ति पद पे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, संबोधन उसी को होगा।
त्यागपत्र हमेशा पद को संबोधित होता है, व्यक्ति विशेष को संबोधित नहीं होता है। चलिए अगला हम बात करें पद से हटाना, अनुच्छेद 56(1)(b), पद से हटाना। तो देखिए संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है संविधान का अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण नहीं होगा तो आपके सामने एक उल्लंघन शब्द भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो उल्लंघन होगा या अतिक्रमण होगा, लेकिन संविधान में अतिक्रमण शब्द लिखा हुआ है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के अनुसार पद से हटा सकते हैं। अब महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 61 में है। तो यहां पे आपके सामने एक तो पहला, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, और हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, जिस प्रक्रिया का क्या नाम है? महाभियोग प्रक्रिया है साथियों। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महाभियोग शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया, तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, लेकिन वहां से पहले ही आपके सामने देखिए यहां महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जा चुका है। अगला देखिए अनुच्छेद 56(1)(c), जिसमें आपके सामने कहा गया उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मतलब यानी कि जब तक नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति आकर पद धारण नहीं कर लेगा तब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ेगा, भले उसका कार्यकाल पूरा ही क्यों ना हो जाए। देखिए तो उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहेगा। अगला आपके सामने उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति को जो त्यागपत्र दिया जाता है, उस त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत प्रभाव से किसको देता है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो ये आपके सामने अनुच्छेद 56 तक का प्रावधान भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में थे साथियों। उम्मीद करता हूं आपको कक्षा समझ में आई होगी और आपने कक्षा का आनंद लिया होगा। इसी प्रकार का आनंद लेने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का शानदार, जोरदार, जानदार कंटेंट पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। आगे के प्रावधान अगली कक्षा में अपन इन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।